आपको हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका मुख्य बिंदु है ग्रामर का, और बिना वर्ब के हम कोई वाक्य नहीं बना सकते। वर्ब का सेंटेंस मेकिंग में, वाक्य बनाने में वैसे ही रोल है जैसे एक बीज का पौधा बनाने में है। जैसे बिना बीज के पौधे नहीं हो सकते, ओके, वैसे ही बिना वर्ब के यानी कि बिना क्रिया के हम कोई वाक्य पूर्ण नहीं कर सकते, ना उसका कोई अर्थ बनेगा। तो अब आपको पता लगे कि वर्ब कितना जरूरी है। व्हाट इज वर्ब? नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ द थिंग। ए वर्ब इज एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग। ओके, वर्ब क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी क्रिया, स्थिति, प्रक्रिया और किसी चीज की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी चीज की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ये सामने आपके कुछ पिक्चरें आ रही है। एक बच्चा भाग रहा है, इसको हम भागना कहते हैं, वर्ब है, क्रिया है। लड़की गाना गा रही है, ठीक, तो ये भी एक क्रिया, गाना गाना। ये आगे बच्चा खा रहा है कुछ, तो खाना भी एक क्रिया है। ये बच्चा कुछ पी रहा है, तो ये पीना भी एक क्रिया है। ये आगे एक बच्चा रो रहा है, रोना इज आल्सो क्रिया, वीपिंग इज आल्सो वर्ब। ओके, तो इधर आगे बच्चा सोच रहा है, तो सोचना भी एक क्रिया है। यानी क्रिया के बहुत रूप है। नाचना, खेलना, गाना, सोना, लिखना, पढ़ना, हर एक्टिविटी हमारी क्रिया में आती है, ठीक। पकाना, नहाना, ठीक, सैर करने जाना, स्कूल जाना, कोई भी कार्य करना, उसमें वर्ब जरूर होती है, क्रिया जरूर होती है। ये वाक्य का मेन पार्ट यानी कि मुख्य हिस्सा होती है। तो आप क्रिया के बारे में समझे होंगे कि क्रिया क्या चीज़ है और इसका क्या रोल है सेंटेंस मेकिंग में। तो मैंने आपको बता भी दिया वाई वर्ब इज इम्पोर्टेंट। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक सेंटेंस। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ आपको, लाइक ए प्लांट कैन नॉट ग्रो विदाउट ए सीड। यानी कि जैसे कि पौधा बिना सीड के नहीं ग्रो कर सकता, हो ही नहीं सकता, वैसे ही वर्ब के बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। ओके, वाक्य 3 चीज़ों से बनता है। वाक्य कितनी चीज़ों से बनता है? देयर आर 3 थिंग्स। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इन 3 चीज़ों से एक वाक्य बन जाता है, ठीक है। यदि किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट ना हो और सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वाक्य बन जाएगा, एक अर्थ निकल जाएगा। ओके, परंतु यदि इसमें से वर्ब मिसिंग हो तो वाक्य कोई अर्थ नहीं बनेगा, ना सेंटेंस बनेगा प्रॉपरली। जैसे मैं बोलूँ दे, फिर डैश है, फिर फुटबॉल बोलूँ, दे फुटबॉल, आई डैश स्कूल, सी डैश सॉन्ग, द टीचर डैश इन द क्लास। ये मैंने 4 लाइनें बोली है, इनका किसी का मतलब निकलता है क्या? दे फुटबॉल का कोई मतलब नहीं निकलता, आई स्कूल का भी कोई मतलब नहीं निकलता, मैं स्कूल कोई अर्थ नहीं है, सी सॉन्ग वह गाना कोई लिंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, द टीचर इन द क्लास अलग हो गया, टीचर अलग, कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसको ठीक करने के लिए अब इसमें हम क्रिया का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, हमने क्रिया का यूज़ किया यानी वर्ब का, तो दे फुटबॉल के अंदर जो डैश था उसमें हमने क्रिया लिख दी प्ले। तो अब क्या अर्थ बन गया? दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ओके, ऐसे ही आई स्कूल के बीच में गो हमने एक जोड़ा, जो कि क्रिया है, वर्ब है, आई गो टू स्कूल। इसका एक अर्थ बन गया कि मैं स्कूल जाता हूँ। सी सिंग ए सॉन्ग, ऐसे ही हो गया, यानी सी सॉन्ग के अंदर हमने सिंग जोड़ा तो गाना गाती है, एक अर्थ निकला जिसका पहले अर्थ नहीं आ रहा था। द टीचर इन द क्लास, इसमें हमने टीच जोड़ा यानी पढ़ाना, टीचर क्लास में पढ़ाता है। अब इस वाक्य का एक अर्थ बन गया ना। इसलिए आपने देखा कि वर्ब लगाते ही एक सेंटेंस का एक अर्थ बन जाता है, एक मीनिंग बन जाता है, उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये रोल है वर्ब का। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। कुछ आगे बढ़े। टाइप ऑफ वर्ब्स। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मोटा मोटी वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इन चारों की हम 1 बाय 1 यानी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके,
तो अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ए वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जैसे रिया हैज रिटन ए लेटर। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, रिया सब्जेक्ट है, रिटन जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। रिटन जो है इसका वो वर्ब है। तो जिस वर्ब का मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिटन इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, यू अंडरस्टैंड। आगे देखो आप, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, स्थिति और क्लियर हो जाएगी। आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आई इसमें सब्जेक्ट हुआ, डूइंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्क है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होने के कारण ये डूइंग जो है ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ही सब्जेक्ट है, वॉशिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वर्ब था जिसका क्लोथ इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्लोथ होने से ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। ओके, ऐसे ही द मैन बाइज द कार, तो मैन इसमें सब्जेक्ट है, बाई इसमें वर्ब है और कार इसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट होने के कारण बाइज क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। आई डिड नॉट टीच हिम, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है तो टीच को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड। आगे लेट्स मूव। नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ए वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव हमने क्या पढ़ा था कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है, परंतु यहाँ इसका उल्टा है। अब जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे राजू कैन गो, तो इसमें सेंटेंस में क्या है, राजू सब्जेक्ट है और गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट ना होने के कारण क्या हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। यदि इसमें ऑब्जेक्ट होता तो गो क्या बन जाता, फिर इसमें ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता। अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट ना होने के कारण क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यू कैन स्माइल, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्माइल इसका वर्ब है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ना होने के कारण ये क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ये ही इज वीपिंग, तो वैसे ये है, ही सब्जेक्ट है, वीपिंग जो है ये इसका क्रिया है, वर्ब है, परंतु आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे देखो, माई ब्रदर हैज़ कम, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, माई ब्रदर इसका सब्जेक्ट है और कम क्या है, इसका वर्ब है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तो कम क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, नंबर 3, लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, वे क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे इज है, एम, आर, वाज, वर, इट्स, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ेंगी। तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज ब्रेव, ब्रेव क्या हुआ, ये इसका कंप्लीमेंट है। अच्छा, लड़की के कंप्लीमेंट से जोड़ने के लिए, गर्ल के कंप्लीमेंट से जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। अब इसका अर्थ निकला लड़की बहादुर है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सोन वाज ए ड्राइवर, तो सोन इसका सब्जेक्ट हुआ और कंप्लीमेंट क्या है, ड्राइवर है, तो वाज क्या हुआ, इसका लिंकिंग वर्ब कहता है। वाज को क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, ये दोनों को जोड़ता है। द मैन इज ए डॉक्टर, मैन इसमें सब्जेक्ट है, डॉक्टर कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट का,
तो इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इन दोनों को जोड़ के एक अर्थ निकलता है कि दिस द मैन इज ए डॉक्टर। यू वर हैप्पी, ओके, यू सब्जेक्ट, हैप्पी कंप्लीमेंट, और वर इसको जोड़ता है तो वर्ब बिकेम लिंकिंग वर्ब। दे आर द फार्मर ऑफ द विलेज, दे यानी सब्जेक्ट है, फार्मर कंप्लीमेंट है, तो इनको आर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इनको जोड़ने से एक अर्थ बन गया, वह गांव के किसान हैं, ओके, वह इस गांव के किसान हैं। आगे देखिए, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये वर्ब को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग को क्या कहते हैं? मेन वर्ब, और जो दूसरा भाग है उसे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को फिनाइट और नॉन फिनाइट में बांटते हैं, इसके भी दो भाग है, इनको दो भाग में बांटते हैं, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट। ऐसे एक्सिलरी वर्ब के दो भाग हैं, इसको प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी में बांटते हैं। तो वन बाई वन इस पर चर्चा करेंगे। द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस, बी केयरफुल नाउ, ओके। ये वर्ब है, इसके दो भाग, मेन वर्ब एक्सिलरी में बांट दिया हमने। अब इसके भी दो भाग हैं, मेन वर्ब के क्या है? दो भाग, फिनाइट और नॉन फिनाइट। ऐसे एक्सिलरी के हैं प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी, ठीक। अब इनको हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसान बातें समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्ब जो है आपको मैंने बताया था कितना महत्वपूर्ण है आगे सेंटेंस मेकिंग में। तो लेट अस स्टार्ट। ए वर्ब दैट चेंज इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड ए फिनाइट वर्ब। जो क्रिया सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, जो क्रिया सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब। जैसे ही रन्स, ही इज रनिंग, ही हैज रन, ही वाज रनिंग, ही रन यस्टरडे। इसमें आप देख रहे हो जो क्रिया है हर टेंस में सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार बदल रही है। पहले में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही रन्स आ गया। नाउ ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ, ठीक। V4 भी कहते हैं इसको। नाउ ही हैज रन, वह दौड़ा है। ही वाज रनिंग, यहाँ फिर ये अपना चेंज करिए रूप, ही रैन यस्टरडे, वो कल दौड़ा, तो यहाँ इसने अपना रूप बदल लिया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओके। नाउ यू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार अपना ये रूप बदल लेती है, इसलिए इसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड, फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? अब दूसरे नंबर है नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब, ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। वह वर्ब जो सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग, दे लाइक्ड रीडिंग। तो इन तीनों में आपने देखा पर्सन बदले, आई हुआ पहले में, आई फर्स्ट पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है एंड दे प्लूरल है थर्ड पर्सन। पर्सन बदला, टेंस बदला, परंतु रीडिंग जो है इसमें नॉन फिनाइट वर्ब है वो नहीं बदला, ओके। यानी कि सब्जेक्ट बदला, नंबर बदला, टेंस बदला, पर नॉन फिनाइट वर्ब नहीं बदला, इसने अपना रूप नहीं बदला इसमें। जैसे आई वांट टू गो, शी वांट टू गो, राहुल वांट टू गो। तो इसमें आपने क्या देखा कि पहली लाइन में आई फर्स्ट पर्सन है, दूसरे में सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड में राहुल इज आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो पर्सन बदला, वर्ब बदला, बट टू गो, गो जो है इसमें नॉन फिनाइट है तो गो नहीं बदला, नॉन फिनाइट वर्ब गो नहीं बदला, चाहे पर्सन बदले, नंबर बदले या सेंटेंस बदले, इसका इस पर कोई असर नहीं होता, नॉन फिनाइट वर्ब नहीं बदलता। डू यू अंडरस्टैंड? तो आगे चले, बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब के कितने प्रकार है इस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है इनफिनाइट वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से वो इनफिनाइट वर्ब बन जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? इनफिनाइट वर्ब। जैसे टू गो, टू सिट,
टू रन, टू ईट, ओके आदि। तो इनके आगे टू लग गया, V1 के आगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगने से ये क्या बन जाता है, इनफिनिट वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं, गिव हिम चेयर टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए कुर्सी दो। ही वांट्स टू स्टडी, आई मेक हिम टू ड्राइव द कार। इन तीनों वाक्य में टू सिट ये जो है ये इनफिनिट वर्ब है, यानी कि V1 के पहले टू लगा। टू स्टडी भी इनफिनिट है, स्टडी के आगे टू है, और टू ड्राइव, ड्राइव से पहले भी टू है, तो दीज आर इनफिनिट वर्ब। तो डू यू अंडरस्टैंड ना, ये भी बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, जीरेंट। जीरेंट इज ए वर्ब फॉर्म दैट फंक्शन एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, so it can play various role with a sentence such as subject and object. It is formed by verb plus ing. ये एक वर्ब का रूप है जो एक सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये वाक्य के भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में भी। कभी ये सब्जेक्ट में अपनी भूमिका निभाता है और कभी एज ए ऑब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? जीरेंट एक वर्ब रूप है जो सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये वाक्य में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, इसमें आपने V1 प्लस ing है सारे। जेरेंट कैसे बनता है? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्ले प्लस ing, वॉक प्लस ing, रन प्लस ing, सिंग प्लस ing, दीज आर जेरेंट। ओके, अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए। नंबर 1, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना जो है सेहत के लिए अच्छा है। तो वॉक प्लस ing ये क्या बन गया? जेरेंट। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो इन दोनों वाक्य में क्या देखा? पहले में आपने देखा वॉकिंग एज ए सब्जेक्ट है, और दूसरे वाक्य में रनिंग जो है एज ए ऑब्जेक्ट है। ओके, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ में स्मोकिंग जो है एज ए सब्जेक्ट है, और ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग, प्लेइंग जो है इसमें एज ए ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट का रोल भी अदा करता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट का रोल भी अदा करता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एक बात नोट करने वाली है, इनफिनाइट और जेरेंट में दोनों में काफ़ी समानता है। कई बार ये एक दूसरे जगह पर आते हैं। इधर में भी यूज विदाउट एनी स्पेशल डिफरेंस इन मीनिंग, कोई अर्थ में कोई स्पेशल बदलाव किए बिना ये एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। जैसे टीच मी टू स्विम, ये इनफिनिट वर्ब है। टीच मी स्विमिंग, ये जेरेंट वर्ब है। तो दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, यानी लेने से देना अच्छा होता है। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, ये जेरेंट है। ऊपर वाला इनफिनिट है। दोनों का मतलब एक ही है, अर्थ एक है, नो चेंज इन मीनिंग। तो ये एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। ओके, तो ये भी बहुत आसान है। आगे चलते हैं। नंबर 3, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक वर्ब में से लिया गया शब्द है। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ये एक वर्ब से लिया गया एक शब्द है जिसका उपयोग एडजेक्टिव के रूप में कुछ वर्ब टेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। ओके, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 2 मुख्य प्रकार के हैं। जैसे ए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing जोड़ देते हैं। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करते हैं? V1 प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल, शोइंग, गोइंग, डूइंग, इट्स। ओके, शो के अंदर ing, गो के प्लस ing, डू प्लस ing, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मुख्य रूप से वर्ब टेंस बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग मुख्य रूप से वर्ब टेंस बनाने के लिए किया जाता है, खासकर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसमें किया जाता है। इनका उपयोग नाउन को बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सुनने वाली है। इनका उपयोग नाउन को बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे ही इज रनिंग इन द पार्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे आर सिंगिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, दिस वन इज आल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम करंटली वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ।
मौजूद हम काम कर रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी इज ईटिंग, वो खा रही है, तो शी इट इज आल्सो प्रोग्रेसिव टेंस है। तो ये सारे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ओके। बी, पास्ट पार्टिसिपल। ए पास्ट पार्टिसिपल इज टिपिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी, एन, en या ne टू द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ed, n, en या ne जोड़कर ये बनता है। पास्ट पार्टिसिपल आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ed, n, en और en जोड़ के बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकड यानी वॉक के पीछे ed लगा दिया गया, किक, किक के पीछे ed किक्ड, प्लेड, प्ले के पीछे ed, गॉन, गॉन के पीछे एन ई लग गया, गो प्लस एन ई, इटन, ईट के पीछे ई एन लगा, आदि। तो ऐसे ये पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल बनता है। नाउ द वेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ये डिपेंड करता है ऑन वेदर द वर्ब इज रेगुलर और इरेगुलर। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को रेगुलर बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल को रेगुलर वर्ब बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ईडी जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, बेस फॉर्म है वॉक, ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? ईडी जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? वॉकड। बेस फॉर्म प्ले है, तो इसमें ईडी जोड़ने से प्लेड बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल का रेगुलर वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब में एक जैसा पैटर्न नहीं रहता, जैसे रेगुलर वर्ब में 10 ईडी जोड़ने से ही बन जाता है, परंतु इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेस फॉर्म गो है, तो गॉन बना, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो गो वेंट गॉन होता है, ओके। बेस फॉर्म ईट है, तो पास्ट पार्टिसिपल ईट, एट, इटन, ये इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब में वर्ब के तीनों फॉर्म सेम हो सकते हैं, जैसे कट, 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 ओके, या पहले फॉर्म से दूसरी दोनों फॉर्म अलग हो सकते हैं, जैसे बाई, बॉट, बॉट, ओके, या तीनों ही अलग अलग हो सकती है, रन, 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 ईट, एट, इटन। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं 3 प्रकार के, परंतु रेगुलर वर्ब का ओनली ईडी लगाने से V1 में रेगुलर बन जाता है, और मेजॉरिटी रेगुलर वर्ब की होती है, ये थोड़े कम होते हैं, ओके। एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये क्या होती हैं? एन एक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब along with the main verb in a sentence to make it more meaningful। इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, कैन, कुड और मे, माइट, इट्स। ठीक। एक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है जिसका यूज वाक्य को अधिक सार्थक यानी कि अधिक मीनिंगफुल बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, एक्सिलरी वर्ब का किसके रूप में किया जाता है? एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ताकि वाक्य का अर्थ और ज़्यादा क्लियर हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, ओके। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मॉडल एक्सिलरीज। तो अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। These verbs are the basic auxiliary verb that are used to form the tense of the main verb। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब ये टेंस बनाने में हेल्पफुल होती है, टेंस बनाने के लिए होती है, जैसे कि टू बी, टू बी मतलब प्रेजेंट और पास्ट में। टू प्रेजेंट में क्या होगा? इज एम आर, टू बी का फॉर्म क्या होता है? इज एम आर, और पास्ट में क्या होता है? वाज वर। टू डू, डू डज इन प्रेजेंट में, और डिड जो है पास्ट में प्रयोग होता है। टू हैव, हैज, हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, और हैड का पास्ट परफेक्ट में इसका होता है। और
फ्यूचर में तो विल शेल का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। मॉडल एक्सिलरीज ये क्या होती है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब along with other main verb to emphasize on the possibility, ability, necessity or probability of some action taking place. These modal auxiliaries are, ये मेन वर्ब के साथ आती हैं किसी चीज पर स्पेशल जोर देने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, इनको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये कौन कौन सी हैं? कैन, शी कैन स्विम, ये एबिलिटी है। ओके, शी कैन वो तैर सकती है, ये एबिलिटी है इसमें। ये कैन जो है ये मॉडल एक्सिलरी है। कुड जो है कैन का पास्ट है, तो आई कुड रन वेरी फास्ट, तो कुड क्या है? ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। ओके, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। मे आई बारो योर पेन, क्वेश्चन मार्क, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मे का, मे इज एक्सिलरी वर्ब, वो इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब पर हमने एक अलग से सीरीज बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। हम बात कर रहे थे माइट की। माइट जो है मे का पास्ट है, इट माइट रेन लेटर। ओके, ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, शायद वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, मान लो मे बी और नॉट मे बी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जस्ट है पॉसिबिलिटी। ओके, मस्ट यानी कि जरूरी या नेसेसिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ही मस्ट बी द न्यू एम्प्लॉइज, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ओके, मस्ट इसमें एज ए एक्सिलरी वर्ब है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए इसका यूज होता है। विल, आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट टुमारो, फ्यूचर इवेंट है ये। ओके, ये भविष्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वुड विल का पास्ट है, वुड यू काइंडली पास द फॉल्ट। ओके, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का हम प्रयोग करते हैं। वुड एक, इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, सीरीज बना रखी है, उसमें आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, और इसका आगे भी हम और डिटेल में वीडियो बनाने जा रहे हैं। शेल, शेल जो है ये भी फ्यूचर के लिए आता है, सजेशन है। शेल वी गो टू द मूवी टू नाइट, क्या आज हम रात को पिक्चर देखने जाएंगे। शुड जो है शेल का पास्ट है, ही शुड बी हेयर बाय नाउ, ये एक्सपेक्टेशन के लिए होता है और एडवाइस के लिए भी होता है। हमने वीडियो को बहुत सरल बनाने की कोशिश की है, और टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हमने शॉर्ट करने की कोशिश की है। फिर भी कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। और आपसे बार बार मैं कहता हूँ, जो न्यू कमर है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो लाइक जरूर किया करें, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच।